नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद तन्वी मैम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने कल एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि कौन सा टॉपिक मुझे जेट और CUT के लिए पढ़ाना चाहिए, तो कुछ सारे विद्यार्थियों का जो आंसर आया कि मैम आनुवंशिकी टॉपिक शुरू किया जाए। तो बिल्कुल मैं आनुवंशिकी टॉपिक लेके आई हूँ, जेनेटिक्स लेके आई हूँ। इसको अपन दोनों मीडियम के अंदर पढ़ेंगे और आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस चैनल के बारे में आपको जानकारी भी मिल पाएगी। और अपन रोज़ाना एक एक टॉपिक को जो कवर करने का मेरा एक मैंने सोच रखा है कि टारगेट है कि तो आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है 2 जून तक, उसमें सारे ही बायोलॉजी के टॉपिक कंप्लीट करवाऊँ और इसकी क्वेश्चन सीरीज भी आपको सॉल्व करवाई जाए। टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी विद तन्वी मैम पे आप जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा कंटेंट और क्वेश्चंस मिल जाएगा, और इंस्टा आईडी भी है तो वहाँ पर भी आप जाके जुड़ सकते हैं। और ये वाला जो है वहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो क्वेश्चंस भी और थ्योरी भी। तो पहले अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो थ्योरी को लेके स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से और अच्छे से समझना बेटा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, सबसे पहले अपन को जो शब्द देखना है कि जेनेटिक्स शब्द या आनुवंशिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो आनुवंशिकी शब्द जो है, अपन क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वहाँ पर होता है एक बैट, तो ध्यान रखना कि आनुवंशिकी शब्द या जेनेटिक शब्द जो दिया गया है वो बैट्सन के द्वारा दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखना, आनुवंशिकी के अंदर अपन को 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। आनुवंशिकी के अंदर अपन को कितनी चीज़ें पढ़नी होती हैं? जेनेटिक्स के अंदर अपन को 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक जो होता है वो होता है आपका हेरिडिटी, जिसको अपन वंशानुगति कहते हैं, हेरिडिटी, या इसी का दूसरा नाम होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस या जिसको अपन बोलते हैं वंशागति। क्या बोलते हैं बेटा जिसको हिंदी में? वंशागति कहते हैं, ठीक है, वंशागति। और दूसरी जो चीज़ होती है उसके अंदर अपन को पढ़ना है वो होती है विविधता। विविधता क्या होता है? विविधता, या जिसको अपन बोलते हैं वेरिएशन। विविधता या जिसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएशंस कहते हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए भी है जो RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, और जो बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी। अगर किसी को अपना बेसिक क्लियर करना है तो एक बार ये वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। देखना यहाँ पे इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और विविधता। आनुवंशिकी 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला नाम मैंने लिखा वंशागति और दूसरा नाम लिखा विविधता। माता पिता के लक्षणों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होना, जैसे आपके जो पेरेंट्स के कैरेक्टर है उनका उनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होना, तो पेरेंट्स के लक्षणों का जब किसके अंदर स्थानांतरण होना? उनकी अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। तो पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं कि हेरिडिटी या वंशानुगति क्या होता है। तो सबसे पहले देखना वंशागति, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। तो जो माता पिता के लक्षण है, या फिर अपन लिख सकते हैं पैतृक के जो लक्षण है, पैतृक के लक्षणों का स्थानांतरण होना। तो पैतृक के लक्षणों का किसके अंदर स्थानांतरण होना? F1 पीढ़ी के अंदर या अगली पीढ़ी के अंदर। तो माता पिता के लक्षणों का पैतृक के अंदर पैतृक के जो लक्षण है वो माता पिता के अंदर, पैतृक के जो लक्षण है या माता पिता के जो लक्षण है उनका प्रथम पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होना वंशानुगति कहलाता है। अब ये जो लक्षण जा रहे हैं ना, आपके माता पिता के लक्षण आपके अंदर आए, तो क्या वो एकदम सेम टू सेम है क्या? बिल्कुल नहीं है। विविधता तो आई है ना। तो लक्षण के स्थानांतरण के दौरान जब ये लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं, जब जो विविधता आ रही है उसी को अपन क्या बोलते हैं? विविधता कहते हैं। तो लक्षणों के दौरान आए हुए परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? विविधता कहते हैं। तो वापिस से देखना, सबसे पहले वंशानुगति की बात करें या आनुवंशिकी की बात करें, तो आनुवंशिकी जो होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, या जिसके अंदर 2 शब्दों का अध्ययन किया जाता है। पहला जो होता है वो वंशागति और दूसरा होता है विविधता। फटाफट से देखना, पैतृक लक्षणों का F1 पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशागति। और जब ये लक्षण स्थानांतरण हो रहे हैं ना, तो उस दौरान परिवर्तन आते हैं और उस परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं? विविधता। अब देखना, विविधता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी कंटिन्यूस, है ना, सतत, कंटिन्यूस, और एक जो होती है वो होती है आपकी असतत। अभी मैडम कंटिन्यूस क्या होता है? जैसे अपने अंदर हाथ पैर, नाक कान, नाक मुंह सब बराबर है। आपने कभी ऋतिक रोशन को देखा होगा, उसकी 5 नहीं 6 अंगुलियां है। तो अगर कोई इसी प्रकार का कोई अचानक कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है ना, तो वो कौन सा हो जाता है? असतत। और जो सामान्य अपन सब जो है वो कौन सा हो जाता है? सतत। तो सतत जो परिवर्तन होता है वो आपका होता है जीन विनिमय, जीन विनिमय, या जिसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, जीन विनिमय, ठीक है। और असतत जो होता है, जिसको इंग्लिश में जीन विनिमय को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और असतत का देखना, असतत का मतलब जो होता है वो होता है आपका उत्परिवर्तन की वजह से या म्यूटेशन की वजह से।
आपने कभी कभार ऐसा भी देखा होगा, किसी किसी बच्चे का सर जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसके आकार से उसका सर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये रीज़न कौन सा हो जाता है? उत्परिवर्तन। कैंसर जो हो जाता है वो भी किसका कारण है? उत्परिवर्तन का। अपने अंदर सामान्य रूप से नहीं होता, पर अचानक से अपन को अगर परिवर्तन देखना होता है तो वो कौन सा हो जाता है? उत्परिवर्तन। और जो सामान्य होते हैं वो कौन से होते हैं? सतत, या जिसके अंदर जीन विनिमय के द्वारा होता है। नेक्स्ट अपन बातें करेंगे जो आपके जेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वही बात अपन करेंगे। तो देखना यहाँ पे, अगर जेट का पहला ही प्रश्न ये आ सकता है कि जेनेटिक्स के अंदर किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो जेनेटिक्स के अंदर हेरिडिटी का भी अध्ययन किया जाता है और विविधता का भी अध्ययन किया जाता है, वंशानुगति और विविधता दोनों का। जेनेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है बेटा? तो जेनेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया? बैटसन के द्वारा। नेक्स्ट चीज़ आपको बताते हैं कि ये जो लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण को स्थानांतरित करने का काम करता है वो कौन करता है? आपका जीन करता है। कौन करता है? जीन करता है। अब ये जीन कौन सी नहीं बना हो गई, ये जीन क्या है? अगर किसी बच्चे को बोला जाए कि जीन की डायग्राम बनाओ या जीन का चित्र बनाओ, आधे बच्चों को पता भी नहीं कि जीन का चित्र कैसा होता है। बोर्ड पे ध्यान देना कि जीन जो शब्द दिया गया है, जीन शब्द जो दिया गया है वो दिया गया है जोहानसन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? पहली चीज़ तो जीन शब्द जो दिया गया है वो जोहानसन के द्वारा दिया गया है, पहला। अब अगर मैं बोलूँ कि जीन के चित्र बनाओ, विचार करने पे आएगा कि जीन का भी कोई चित्र हो सकता है क्या? अब देखना, ये मैंने बना दिया जीन। ये जीन कैसे हो सकता है मैम? हम तो छोटे थे तब तो इसको अपन क्या पढ़ रहे थे? डीएनए। अच्छा, तो फिर आप डीएनए पढ़ा रहे हो, अपन पढ़ जीन रहे, तो कुछ तो वापस बात है यहाँ पे। तो देखना डीएनए के अंदर मैंने यहाँ पर देखना अलग कलर से यहाँ पर 3 मार्क किए, ये 3 खंड बना दिए। एक खंड का नाम रखा ए, दूसरे खंड का नाम रखा बी और तीसरे खंड का नाम क्या रख दिया? सी। अब देखना डीएनए का वो भाग जो आगे चल करके प्रोटीन का निर्माण करे, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, डीएनए का वो भाग जो आगे चल करके प्रोटीन का निर्माण करता है वही जीन होता है। तो डीएनए का वह भाग जो आगे जाके प्रोटीन का निर्माण करता है वो क्या होता है? जीन होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैडम ये वाला भाग प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहा, तो भाई प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहा तो फिर ये क्या हो जाएगा? आपका डीएनए ही रहेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि डीएनए का वो टुकड़ा या डीएनए का वो भाग जो आगे चलकर क्या बना रहा है? जो आगे चलकर प्रोटीन बना रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। और जो प्रोटीन नहीं बनाता उसको अपन क्या कह देंगे? डीएनए कह देंगे। तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन अगर बनाता है तो वो जीन है, और अगर प्रोटीन नहीं बना रहा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका केवल और केवल डीएनए हो जाएगा। दूसरी लाइन सुनना यहाँ पे, जो नीट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनए, प्रत्येक जीन जो होता है वो डीएनए होता है। प्रत्येक जीन क्या होता है? डीएनए होता है। लेकिन प्रत्येक डीएनए क्या नहीं हो सकता बेटा? जीन नहीं हो सकता। ये चीज़ और ध्यान रखना। नेक्स्ट बात बता दो, एक आदमी जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और जिसका रिश्ता जेनेटिक्स से बहुत गहरा रहा है, और वो आदमी है आपका मेंडल। कौन होता है आपका? मेंडल। और ये जो मेंडल साहब है ना, वो जीन को जीन नहीं कहते थे, वो जीन को क्या नाम से बुलाते थे? कारक, या किस नाम से बुलाते थे? आपका फैक्टर बुलाते थे। ठीक है, तो यहाँ भी आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो जीन शब्द है वो जीन शब्द तो मैडम जोहानसन ने दिया है, पर जीन को मेंडल ने क्या कहा था? तो जीन को मेंडल ने क्या कहा था बेटा? कारक या फैक्टर कहा था। परिभाषा में इसको कैसे बांधा जाए? डीएनए का वह टुकड़ा जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसको जीन कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे अपन बात करते हैं मेंडल की। अब देखना, मेंडल ने जो है वो 3 अलग अलग क्रॉस दिए हैं। तो मेंडल ने जो आपकी 3 अलग अलग क्रॉस दिए हैं, अब 3 अलग अलग क्रॉस में अपन को जो पढ़ना है वो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है, एक संकर संकरण पढ़ना है। अब मेरी बात को यहाँ पे सुनना ध्यान से वापस से कि बेटा मेंडल ने मटर के पौधे को चूज किया था। इसके प्रयोग के लिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, अब अपन को यहाँ पर हेडिंग डालनी पड़ेगी, मेंडल का प्रयोग, है ना? मेंडल का प्रयोग, मेंडल का प्रयोग। और मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था? मटर के ऊपर किया था। और मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, पहले प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मटर के अंदर गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कितनी होती है आपकी? 14 होती है। कितनी होती है आपकी? 14 होती है। अब देखना नेक्स्ट, अब मेंडल ने मैडम मटर को ही क्यों चूज किया, ये भी दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। तो इसने मटर को चूज करने के मैं आपको बता देती हूँ 3 कारण तो अपन देख ही लेते हैं। सबसे पहले ये आपका जो है वो वार्षिक पौधा है, मतलब पूरे साल भर ये उगाया जा सकता है, तो पूरे वर्ष इसे ग्रो किया जा सकता है।
ग्रो किया जा सकता है या उगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ देखना, इसके अंदर 7 विपर्यासी लक्षण होते हैं। 7 कितने होते हैं? 7 विपर्यासी लक्षण, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो देखना यहाँ पे इसके अंदर कितने विपर्यासी लक्षण होते हैं? 7 विपर्यासी लक्षण होते हैं। और इसके बाद अब मुझे बताइए मैडम 7 वाला ही क्यों लिया? अब आपको एक थाली दी जाए और खाना दिया जाए, आप एक सिर्फ रोटी खाना पसंद करोगे, अलग अलग वैरायटी? बिल्कुल अलग अलग वैरायटी। तो मेंडल ने भी इसीलिए अलग अलग वैरायटी को चूज किया और इसने कितने लिए? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट देखना, इसके अंदर तीसरा पॉइंट देखिएगा, इसके अंदर स्व परागण और पर परागण दोनों ही पॉसिबल थे। तो देखेंगे अपन इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण, वह कौन सा? पर परागण, जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही पॉसिबल हो पा रहे थे। लास्ट इसका जो पॉइंट है देखिएगा, इसका जो जीवन काल होता है, इसका जीवन काल होता है शॉर्ट। तो फटाफट नए नए पादप अपन को मिल सकते हैं, जल्दी लगेंगे, जल्दी मर जाएंगे, तो जल्दी जल्दी अपन को पादप भी मिल जाएंगे। तो ये मेंडल के अपन ने देखा 7, इसने मेंडल ने मटर के पौधे को चूज करने का कारण क्या था। कल अपन जो वीडियो के अंदर मैं आगे आपको बताऊंगी कि मेंडल के 7 विपर्यासी लक्षण और 3 अपन जो देखेंगे वो उसकी तीनों के तीनों पॉइंट्स को देखेंगे कि मेंडल के 3 नियम कौन कौन से थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये कल तीनों नियम को देखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना, और जो जीन वाला कंसेप्ट है उसको आप अच्छे से शेयर करिएगा, तो आपके आगे भी काम आएगा। थैंक यू। कल वापस मिलते हैं अपन इसी चैनल पर।